जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आप दोनों पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ डीलर के बारे में। देखिए, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इसमें टाइप्स ऑफ डीलर में दो प्रकार के डीलर आपके होते हैं। एक आपका रेगुलर डीलर और एक आपका कंपोजिशन डीलर। जैसे ही हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो गवर्नमेंट ये कहता है या तो आप रेगुलर डीलर में रजिस्ट्रेशन कराइए या तो आप कंपोजिशन डीलर में रजिस्ट्रेशन कराइए। लेकिन किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा ऐसा व्यवसायी है जो रेगुलर में अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा या कौन सा ऐसा व्यवसायी है जो अपना कंपोजिशन में स्कीम में कराएगा, वही हम आज की क्लास में आपको बताने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीलर को एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के आधार पर निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया। मतलब फाइनेंशियल ईयर के आधार पे 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक जो भी आप अपने बिजनेस में टर्नओवर कर रहे हैं उसके आधार पे डीलर को दो भागों में बांटा गया। एक आपका आता है रेगुलर और एक आपका आता है कंपोजिशन। तो रेगुलर का क्या मतलब की वर्क है, तो कह रहा है कि ऐसे डीलर जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से रुपए से ज्यादा है। कोई ऐसा व्यापारी है, कोई ऐसा व्यवसायी है जो अपने बिजनेस से 1.5 करोड़ से ज्यादा का अगर उसका टर्नओवर हो रहा है तो कह रहा है कि उसे अनिवार्य रूप से अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन रेगुलर स्कीम में कराना होता है। मतलब कि कोई ऐसा व्यवसायी है या कोई ऐसा व्यापारी है जो मतलब कि 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक अपने बिजनेस में 1.5 करोड़ से ज्यादा का भी सेल करता है तो गवर्नमेंट ये कहता है कि आपको रेगुलर डीलर में स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, इसके लिए अनिवार्य होता है। और फिर यहाँ पे बता रहा है कि ऐसे डीलर्स को अपना टैक्स मंथली क्वार्टरली जमा करना होता है। यानी कि जो रेगुलर डीलर होता है वो अपना 1 महीने का भी टैक्स जमा करता है और 3 महीने में एक बार भी अपना टैक्स जमा कर सकता है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे डीलर्स को टैक्स कैलकुलेट करने के लिए निम्नलिखित फार्मूले का प्रयोग भी करना होता है और 1 जनवरी 2021 से क्यूआरएमपी स्कीम के अंतर्गत क्वार्टरली रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। मतलब ये जो नियम आपका था कि सिंगल महीने का या 3 महीने का एक बार, ये 1 जनवरी 2021 से पहले का नियम था। लेकिन जैसे ही 1 जनवरी 2021 आया तो क्यूआरएमपी एक नया स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से लाया गया और इस स्कीम में ये बताया गया कि आप 3 महीने का एक बार आप जीएसटी फाइल कर सकते हैं। ये रूल किसके लिए था, रेगुलर डीलर के लिए था। अब चलिए, रेगुलर डीलर कब जीएसटी भरेगा कब जीएसटी नहीं भरेगा, तो इसके लिए फार्मूला आपका दिया हुआ है। कह रहा है कि जीएसटी पेबल बराबर टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी। यानी कि रेगुलर डीलर जीएसटी कैसे भरेगा गवर्नमेंट को, तो कह रहा है कि टैक्स लायबिलिटी में से आईटीसी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे देखिए, जैसे कि यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी मैंने आपको बताया था, टैक्स लायबिलिटी तब हमको मिल जाती है, तब बढ़ती है जब हम सेल करते हैं, और आईटीसी तब प्राप्त होती है जब हम परचेज करते हैं। जब हम परचेज करते हैं तो आईटीसी हमको प्राप्त होती है और जब हम किसी गुड्स को हम सेल करते हैं तो टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है। तो जैसे कि मान के चलिए आपका टैक्स लायबिलिटी का अमाउंट आ गया आपका 10 रुपये। क्या रुपया, 10 रुपये। यानी कि आपने बेचते समय कस्टमर से टैक्स लिया क्या रुपया, 10 रुपया, और खरीदते समय आपने टैक्स दिया था कितना रुपया, 5 रुपया। तो अगर हम 10 रुपया में से 5 रुपया घटाएंगे तो 5 रुपया बचेगा ना। तो ये 5 रुपया किस साइड बच रहा है, टैक्स लायबिलिटी की तरफ की आईटीसी की तरफ, बोलिए किस साइड बच रहा है। अरे 10 रुपया आपका टैक्स लायबिलिटी है और 5 रुपया आपका आईटीसी है, तो जब 10 रुपया में से 5 रुपया घटाएंगे तो इसी में से तो 5 रुपया बचेगा। तो किस साइड बच रहा है, लायबिलिटी की आईटीसी, लायबिलिटी। तो गवर्नमेंट ये कहता है कि अगर आपका लायबिलिटी 5 रुपया बचा है तो आप इस टैक्स को हमको क्या करिए, जमा करिए। जैसे मान के चलिए कभी कभी ऐसा होता है कि मान के चलिए कि आप जब खरीदते हैं तो टैक्स आप कम देते हैं। कोई सामान ऐसा है जो आप खरीदेंगे तो आप टैक्स कम देंगे, लेकिन मान के चलिए कि खरीद के आपने बिजनेस में उसको रख लिया और रखने के बाद मान के चलिए कि उसका टैक्स अमाउंट आपका बढ़ गया, तो टैक्स अमाउंट बढ़ेगा तो उतना ही दाम पे आप नहीं बेचेंगे जितना में आपने खरीदा था, बढ़ा के कस्टमर से लेना पड़ेगा ना। तो यदि आप कस्टमर से बढ़ा करके अगर आप टैक्स ले रहे हैं तो गवर्नमेंट ये कहता है कि जितना रुपया आपने खरीदा था और जितना रुपया बढ़ा करके ले रहे हैं, तो जितना आप बढ़ा करके ले रहे हैं बस वही अमाउंट हमको टैक्स में दे दीजिए। बाकी आप 100 रुपए में खरीदे हैं या 95 रुपए में खरीदे हैं मतलब उससे नहीं है। अगर आप टैक्स बढ़ा करके ले रहे हैं तो जितना आप बढ़ा करके ले रहे हैं उतना टैक्स हमको क्या कर दीजिए, जमा कर दीजिए। तो ये रूल होता है किसका, टैक्स मतलब कि टैक्स भरने का, वो भी किसके लिए, रेगुलर के लिए।
अगर इस तरीके से अगर इंटरफेस है तो गवर्नमेंट ये कहता है कि हमको टैक्स क्या करिए, जमा करिए। अब देखिए, यदि आपका टैक्स लायबिलिटी से पैसा अगर आपका आईटीसी से कम होता है तब जाकर के आपको गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना होता है। ये गवर्नमेंट ये कहता है कि इसको अगले महीने में क्या किया जाएगा, एडजस्टमेंट किया जाएगा। जैसे आपने बेचते समय 10 रुपया आपने टैक्स दिया था, बेचते समय आपने 10 रुपया टैक्स लिया था और खरीदते समय आपने 15 रुपया टैक्स पेमेंट किया था। ध्यान दीजिएगा, आपने जब किसी गुड्स को खरीदा था तो टैक्स क्या रुपया दिया था, 15 रुपया, और जब उसी गुड्स को किसी कस्टमर को सेल कर रहे हैं तो 10 रुपया टैक्स आप ले रहे हैं। तो अब बताइए, आईटीसी ज्यादा है कि टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है? आईटीसी ज्यादा है कि टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है? आईटीसी ज्यादा है। आईटीसी आपका 15 रुपया है और टैक्स लायबिलिटी आपका 10 रुपया है, तो माइनस कितना बचेगा? ये माइनस जो 5 रुपया आपका बचेगा, ये गवर्नमेंट ये कहेगा कि आपको भरना नहीं है, ये अगले महीने में हम लोग हिसाब किताब बराबर कर लिया जाएगा, इसको आपको अभी नहीं भरना। एडजस्टमेंट उसको किया जाता है। लेकिन वही अगर टैक्स लायबिलिटी से पैसा आईटीसी कम आता है तो जितना कम आएगा उतना आपको भरना पड़ेगा, उसी टाइम भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आईटीसी का अमाउंट टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा आता है तो गवर्नमेंट ये कहता है कि उतना पैसा हम आगे चल के क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। अब क्वेश्चन ये करता है कि सर आपने बताया कि अभी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा हो आईटीसी ज्यादा हो, मतलब उससे नहीं। अगर सर दोनों इक्वल आ जाता क्या करेंगे? मान के चलिए कि सर हमने खरीदते समय मैंने खरीदते समय 10 रुपया टैक्स दिया था और बेचते समय भी हम मतलब कि कस्टमर से हम 10 रुपया टैक्स ले रहे हैं, तो दोनों इक्वल है ना, तो आपका 10 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा? गवर्नमेंट कहता है हम टैक्स आपसे नहीं लेंगे। अगर आपने खरीदते समय 10 रुपया टैक्स आपने दे दिया और बेचते समय भी आप टैक्स ले ही रहे हैं 10 रुपया, तो दोनों बराबर हो गया। इस महीने में आप हमको टैक्स क्या करिएगा, मत दीजिए। कोई दिक्कत? तो ये हमारा जीएसटी पेबल का ऑप्शन होता है और तब जाकर के इसी के हिसाब से रेगुलर जीएसटी अपना भरने का काम करता है। और वो भी कब भरेगा, तो 3 महीने में मात्र एक बार भरेगा। कोई दिक्कत? अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है, ये कौन सा डीलर है, कौन सा डीलर दिया है, कंपोजिशन डीलर। अभी तो मैंने आपको ये बताया कि अगर कोई ऐसा व्यवसायी है जिसका रेगुलर टर्नओवर एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो गवर्नमेंट ये कहता है कि आपको रेगुलर के स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और इसमें भी आपको टैक्स जो जमा करना होगा वो 3 महीने में आपको एक बार जमा करना। ये रूल था किसके लिए, किसके लिए था, रेगुलर के लिए था। अब यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन आता है कंपोजिशन डीलर। अब गवर्नमेंट ये कहता है कि अब जैसे कि मान के चलिए 1.5 करोड़ से ऊपर है तो उसको आपने रेगुलर में दे दिया, लेकिन 1.5 करोड़ से नीचे होगा तो उसको भी कहीं स्थान देना पड़ेगा ना आपको। तो गवर्नमेंट ये कहता है कि अगर आपका बिजनेस 1.5 करोड़ से कम है तो आप आइएगा किसमें, कंपोजिशन में आइए। यहाँ पे लिखा भी है कि ऐसे डीलर जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम, वो अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम में भी करा सकते हैं। और वास्तव में कंपोजिशन स्कीम को जीएसटी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए किया गया था और इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित नियम भी बनाए गए थे। अभी मैंने आपको बताया है ना, रेगुलर वाला कब रजिस्ट्रेशन कराएगा, 1.5 करोड़ से ज्यादा रहेगा तब। कंपोजिशन वाला कब रजिस्ट्रेशन कराएगा, 1.5 करोड़ से कम रहेगा तब। लेकिन इसके लिए मात्र एक ही रूल था कि जितना आप टर्नओवर करिएगा उसमें मात्र आपको 3 महीने में एक बार आपको जीएसटी भरना। ये किसके लिए रूल था, रेगुलर के लिए। और उसमें भी बताया गया था कि रेगुलर डीलर को मतलब कि जीएसटी कलेक्ट करने का अधिकार भी है और जीएसटी पेमेंट करने का अधिकार भी है। लेकिन कंपोजिशन के लिए देखिए अलग अलग नियम बनाए गए। अब कंपोजिशन के लिए पहला नियम क्या है, तो कह रहा है कि ऐसे डीलर्स को अपना टर्नओवर का एक निर्धारित परसेंटेज यानी कि 1% ही टैक्स को गवर्नमेंट के रूप में जमा करना होता है। आप देखिए, आप जितना भी कमाइए मतलब उससे नहीं है, 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक जितना भी आप सेल करेंगे, जितना भी आप टर्नओवर करेंगे, गवर्नमेंट ये कहता है कि मात्र आप उसका 1% दीजिएगा और वो भी कम तो 3 महीने में एक बार आपको देना होगा। क्या लिखा हुआ है, ऐसे डीलर्स को अपने टर्नओवर का निर्धारित परसेंटेज 1% ही गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देना होता है। ये किसकी बात हो रही है, कंपोजिशन की बात हो रही है। अब कंपोजिशन का दूसरा नियम क्या है, तो कह रहा है कि ऐसे डीलर को ना तो डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है और न ही टैक्स इनवॉइस करने के लिए आवश्यक रूल्स और प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है और न ही स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है और न ही सेल्स और परचेज का इनवॉइस वाला रिटर्न भी फाइल करना पड़ता है। मतलब हमारी स्टॉक में क्या पीस स्टॉक बचा हुआ है मतलब उससे नहीं।
कितना रुपए का मैंने सेल कर दिया, कितने रुपए का परचेज कर दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे भी कह रहा है कि ना तो कोई रिकॉर्ड रखना है, ना तो कोई मेंटेनेंस करना है आपके। इसके लिए मतलब कि कोई भी रूल और कोई भी प्रोसीजर फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। ये किसको दिया गया है? कंपोजिशन वाले को दिया गया। अब चलिए, अब इसके बाद से आपका तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि ऐसे डीलर्स को केवल क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होता है, मतलब 3 महीने में एक बार, वो भी 1%। अगर 10,000 भी कमाएंगे तो उसी का 1% गवर्नमेंट को टैक्स जमा करेंगे 3 महीने में एक बार। ये कंपोजिशन के लिए स्कीम लागू, 1%, 1% ये कंपोजिशन वाला करता है। अब चलिए, अब इसके बाद से यहाँ पे दिया है कि ऐसे डीलर्स को आईटीसी भी प्राप्त नहीं होती है और ऐसे डीलर्स को टैक्स इनवॉइस इश्यू करने का भी अधिकार नहीं है। किसकी बात हो रही है? कंपोजिशन की स्कीम की बात हो रही है। यानी कि अगर आपकी बिजनेस कंपोजिशन स्कीम में है तो गवर्नमेंट ये कहता है कि आपको टैक्स इनवॉइस भी इश्यू नहीं करना है और आपको आईटीसी भी प्राप्त नहीं है। अब चलिए, ऐसे डीलर्स को टैक्स कलेक्ट करने का भी अधिकार नहीं है। अब ये दोनों पावर मिला हुआ है किसको? किसको मिला हुआ है? रेगुलर वाले को मिला हुआ है, कंपोजिशन वाले को मिला है। मैंने अभी बताया है, कह रहा है कि ऐसे डीलर्स को आईटीसी भी प्राप्त नहीं होगा और ऐसे डीलर्स टैक्स भी कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। पर ये दोनों काम कौन करेगा? रेगुलर वाला करेगा। अभी रेगुलर में रजिस्ट्रेशन कराएगा तो मान के चलिए कि अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए अकाउंटेंट रखेगा, उसको पेमेंट देगा, अपना सारा स्टॉक का एंट्री कराएगा, कितना उन्होंने सेल किया, कितना उन्होंने परचेज किया, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, तभी तो वो जीएसटी भरेगा। लेकिन कंपोजिशन के लिए ऐसा कोई रूल नहीं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? अब इसमें भी है, ये जितना कमाएगा उतना गवर्नमेंट को 3 महीने में एक बार टैक्स देगा। लेकिन इसका क्या है, जितना कमाएगा उसका मात्र 1% वो भी 3 महीने में एक बार गवर्नमेंट को टैक्स देगा। इतना सारा मैंने आपको अंतर बताया। अब चलिए, और भी इसमें क्या ऑप्शन आपका दिया है? यहाँ पे कह रहा है कि कंपेरिजन बिटवीन कंपोजिशन डीलर एंड रेगुलर डीलर। अब हम कंपोजिशन डीलर और रेगुलर डीलर में क्या करेंगे? कंपेरिजन करेंगे, अंतर करेंगे, ताकि हमको समझ में आ सके कि कंपोजिशन क्या होता है और रेगुलर क्या होता है। समझ में आ रहा है ना, कंपोजिशन क्या होता है और रेगुलर क्या होता है? देखिए, इसके लिए मैंने इसी चार्ट को एक्सेल पे बनाया है। देखिए, मैंने लिखा भी है कंपेरिजन बिटवीन कंपोजिशन डीलर एंड रेगुलर डीलर। अब देखिए, एक बिजनेसमैन ऐसा है जो अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किसमें कराया? कंपोजिशन। और एक ऐसा बिजनेसमैन है जिन्होंने अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किसमें कराया? रेगुलर में। अभी मैंने आपको बताया है कि क्या कंपोजिशन वाले को आईटीसी मिलेगा? आईटीसी प्राप्त होगा? नहीं प्राप्त होगा। टैक्स लायबिलिटी मिलेगी? नहीं मिलेगी। लेकिन ये सारा मिलेगा किसको? रेगुलर को। मैंने लिखा भी है, इसको आईटीसी प्राप्त भी होगी और टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ेगी। लेकिन कंपोजिशन को ऐसा रूल नहीं है। अब देखिए, अगर कंपोजिशन डीलर है, अगर ये किसी गुड्स को 25,000 में खरीदता है तो रेगुलर वाला भी कितने रुपए में खरीदेगा? 25,000 में ही खरीदेगा। ऐसा नहीं है कि आपको मान के चले कि आप कंपोजिशन में तो आपका कम दाम लगेगा और इनका ज्यादा दाम लगेगा। बोलिए, बात तो दोनों का तो सेम ही है। या तो आप कंपोजिशन से खरीदिए या तो आप रेगुलर से खरीदिए। यानी कि रेगुलर वाला भी खरीदेगा तो भी 25,000 में ही खरीदेगा और कंपोजिशन वाला भी खरीदेगा तभी 25,000 में ही खरीदेगा। अब चलिए, अगर कंपोजिशन डीलर वाला अगर किसी गुड्स को अगर वो खरीदेगा तो अगर 5% जीएसटी दे रहा है तो रेगुलर वाला भी कितना परसेंट जीएसटी देगा? 5% ही देगा। तो आप निकाल लीजिएगा 25,000 का 5% कितना होगा? कैसे निकालेंगे? नहीं, अभी तो परचेजिंग की बात हो रही है, अभी नीचे आप चलिए। अभी तो खरीद रहे हैं लोग ना, जब सेल करेंगे तब बात होगी ना। अभी तो टैक्स कहाँ पेमेंट होगा? ही होगा। अब देखिए, यहाँ पे लिखिए 25,000। 25,000 का क्या परसेंट? 25,000 और मल्टीप्लाई करिए 5 से, डिवाइड करिएगा 100 से। कितना आया? कितना आया? सही है कि गलत है? अब चलिए, ये भी 1250 दे रहे हैं और ये भी 1250 दे रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत? अब चलिए, अगर कंपोजिशन डीलर की कास्ट पूछा जाए तो कंपोजिशन डीलर की कास्ट हो रही है 26,250 रुपए। क्या ये जीएसटी वाला पैसा इसमें जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो जुड़ करके आ गया कितना? 26,250 रुपया। तो इसका भी कितना आएगा? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक आपका सेम सेम अमाउंट मैच किया है। यहां तक कोई दिक्कत है? किसी को तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत है? चलिए,
अगला जो लिखा हुआ है, देखिए कंपोजिशन वाले को मार्जिन से 10% ऐड होता है। कोई सामान हम खरीदते हैं तो उस पे मार्जिन से ऐड होता है, ये जीएसटी के थ्रू पढ़ाया जाएगा आपको। देखिए तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो मार्जिन से आपका 10% मिलेगा, ये आपका ऐड होगा किस पे, परचेज पे और प्लस आपका जीएसटी पे। क्या लिखा हुआ, एड टैक्स और प्लस परचेज, मतलब ये टैक्स पर भी ऐड होगा और परचेज पर भी ऐड होगा। तो दोनों जोड़ करके यहाँ पे लिखा गया है, कितना लिखा गया है, 26,250। अरे इसको हम टोटल कास्ट बोल सकते हैं, इसमें जीएसटी भी है, इसमें परचेज भी है। बोलिए, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते। अब इसका अगर आप 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए इक्वल करिए, और यहाँ पे आपको लिखना है कितना, 26,250 और कै परसेंट, यहाँ पे 10% से मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड करेंगे कितना से, कितना आया, कितना अमाउंट आया, सही है कि गलत है, सही है ना। यानी कि 2625 रुपया जो आया है, आप ये समझिए कि इसमें लिखा हुआ है टैक्स प्लस परचेज, यानी कि आपने टैक्स जोड़ा और प्लस आपने परचेज जोड़ा, दोनों को जोड़ करके आपने कितना लाया। अब इस पे 10% ऐड होता है क्या, मार्जिन। अब ये दोनों जोड़ने के बाद 26,250 का अगर आप 10% निकालेंगे तो 2625 रुपया है। तो ये किसका रहा, कंपोजिशन का। अब हम चलते हैं राइट साइड की तरफ, किसके लिए, रेगुलर के लिए। अब रेगुलर के लिए जो आपका मार्जिन होता है, ये लगता है आपका केवल किस पे, परचेज पे लगता है। अब देखिए अगर आप 25,000 का 10% निकालेंगे तो क्या रुपया होगा, क्या रुपया होगा, 2500। यहाँ पर भी कंफ्यूजन है क्या कोई, देखिए यहाँ पे इक्वल करिए और यहाँ पे लिखिएगा 25,000। अब इसका जो लगता है आपका मार्जिन 10%, ये केवल लगता है किस पे, परचेज पे, जीएसटी पे नहीं लगता है। और कितना से, 5 है कि 10 है, और डिवाइड 100, सही है कि गलत है, 2500 सही आया है, बोलिए। कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे, तो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे समझ लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब सही है ना, अब कोई कंफ्यूजन, ये मार्जिन से जो आपका 10% मिलेगा, ये किस पे मिलेगा, किस पे मिलेगा, परचेज में मिलेगा, कितना परसेंट, आप बताइए। 25,000 रुपए का परचेज किया था और 10% मार्जिन से अगर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 2500, सही है। पहले ये बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समझने में, बोलिए कोई दिक्कत है समझने में। आप चलिए, अब देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स प्राइस, किसके लिए, कंपोजिशन डीलर के लिए। अगर कंपोजिशन डीलर अगर किसी कस्टमर को अगर वही सेम अगर ये गुड्स को सेल करता है, तो इसमें कह रहा है कि डीलर कास्ट ऐड होगा और प्लस मार्जिन ऐड होगा। अब बताइए डीलर कास्ट कितना है और मार्जिन कितना है, मार्जिन आपका कितना है, मार्जिन आपका कितना दिया है, 2625 आपका दिया है, और डीलर कास्ट कितना दिया आपका, 26,250। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 28,875, सही है कि गलत है। अब चलिए, अब अगर आप राइट साइड में आएंगे तो गवर्नमेंट ये कहता है कि आपका जो सेल्स प्राइस होगा, आपने कै रुपए में परचेज किया था और कितना मार्जिन से आपको मिला है, इन्हीं दोनों को जोड़ लीजिए। तो 25,000 में आपने परचेज किया था और 2500 रुपया आपका ऐड हुआ है, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा, सही है कि गलत है, बोलिए सही है कि गलत है। अब चलिए, अब इसके बाद से हम चलते हैं यहाँ पे जीएसटी। अब ये जीएसटी कितना परसेंट लेगा और ये जीएसटी कितना परसेंट लेगा, देखिए अब ये कह रहा है कि जब ये सेल करेगा तो ये गवर्नमेंट को टैक्स कितना देगा, या जब सेल करेगा तो कस्टमर से पैसा कितना लेगा, तो 28,875 लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जीएसटी टैक्स, यानी कि जब ये सेल करेगा तो कह रहा है कि कंपोजिशन डीलर है, इसके ऊपर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होता है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना, तो इसकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी
और ना तो इसको आईटीसी प्राप्त होगी। इसके लिए इसका बैलेंस कितना लिख दिया गया, 0 लिख दिया। यानी कि तुम सेल करोगे मात्र 28,875 में ही, तुमको जीएसटी से कुछ लेना देना नहीं है। अब अगर हम यहीं पे अगर हम राइट साइड में आएंगे तो ये कह रहा है कि जब रेगुलर वाला जब सेल करेगा तो ये 5% लेगा। और किस पे लेगा, तो ये 1375 5% किस पे लेगा, ये जो चार्ज आपका लेगा किस पे लेगा, 26,250 रुपया लिखा हुआ है। इस पे ये क्या परसेंट ले रहा है, 5% ले रहा है। क्यों, क्योंकि ये सेल कर रहा है तो अपना जो कास्ट लगा उसको लेगा कि नहीं लेगा। तो आप निकाल करके चेक करिए कितना दिया है, 26,250 का आप निकालिएगा क्या परसेंट, 5%। निकालिए देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पे इक्वल करिए और यहाँ पे आपको लेना है 26,250 और मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 5 से, और डिवाइड करेंगे कितना से, कितना आया, अरे 1312, वही 1375 कितना है, इसमें 27,500 पे होना चाहिए, सॉरी। यहाँ पे आप ले लीजिएगा इक्वल 27,500 और मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 5 से, डिवाइड करेंगे 100 से, तब अमाउंट आपका है। अरे आपने कस्टमर से इतना ही तो पैसा आप मांग रहे हैं, 27,500 रुपया, तो इसमें आपको टैक्स अलग से लेना है कि नहीं लेना। जब ये सेल कर रहा है तो 2625 आ रहा है, और जब ये सेल कर रहा है तो 2500 आ रहा है। तो ये जब कस्टमर को सेल करेगा तो 28,875 मांगेगा, और ये सेल करेगा तो कितना मांगेगा, 27,500। कैसे, तो ये 25,000 रुपया प्राइस हो गया परचेज करते समय, और प्लस आपका 2500 रुपया क्या हो गया, टैक्स हो गया। तो दोनों जोड़ के कितना आया, 27,500। अब 27,500 पे ये 5% मांगेगा ना, तो 27,500 का 5% आपका कितना आएगा, वही मैंने यहाँ पे 1375 लिखा। अब समझ में आया। अब चलिए, अगर ये कस्टमर मतलब कि अगर कस्टमर कंपोजिशन डीलर से खरीदेगा तो इसके लिए पैसा देगा 28,875 रुपया। क्यों, क्योंकि इसमें कोई टैक्स नहीं है। और वही अगर रेगुलर वाले से खरीदेगा तो आप देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 27,500 हो जाएगा, और प्लस कितना ले लेंगे, 1300, 1300 कितना दिया है, 75, दोनों को जोड़िए कितना अमाउंट है, सही है कि गलत है। अरे इसके लिए टैक्स आपका 0 पैसा है, तो 28,875 रुपया आ गया। और इसके लिए 1375, ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा ना, क्यों जुड़ेगा, जीएसटी लगा है 5%। और रेगुलर के लिए मैंने अभी आपको बताया कि जब ये सेल करेगा तो टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी, तो इसीलिए तो यहाँ पे 1375 आया है। अब चलिए, इसका भी आ गया 2875 रुपया, 28,875 रुपया, और इसका भी आ गया 28,875 रुपया। अब दोनों का तो बराबर हो गया, ये भी सेल करेगा तो 28,875 ही मांगेगा, और ये भी सेल करेगा तो 28,875 यहाँ मांगेगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या देखने को मिला, तो अब 28,875 रुपए का अगर आप 1% निकालेंगे तो कितना आएगा, बोलिए, इक्वल करिए और यहाँ पे ले लीजिएगा 28,875 और मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 100, कितना आया, 288, अप्रोक्सीमेटली 89 लिख सकते हैं। तो 1% इसका लिया गया है, यही 1% ये गवर्नमेंट को देगा कब, 3 महीने में एक बार। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है, टैक्स पेबल 1% ऑन टर्न ओवर ऑफ आरएस 28,875, यानी कि 28,875 का ये गवर्नमेंट को कितना रुपया टैक्स देगा, 289। लेकिन ये कितना रुपया देगा, 125 कहां से आया, तो कह रहे कि टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी, यानी कि बेचते समय आपने टैक्स लायबिलिटी कितना लिया था, बेचते समय आपने कितना लिया है, 1375, और खरीदते समय कितना दिया है, 1250। तो 1375 में से 1250 घटेगा तो कितना बचेगा, 125। तो ये गवर्नमेंट को 125 रुपया देगा और ये 289 रुपया देगा। समझ में आया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर इसमें कम इसमें ज्यादा क्यों है और इसमें कम क्यों, बताइए, इसमें ज्यादा क्यों है और इसमें कम क्यों। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना कि सर मान के चलिए कि रेगुलर वाले के लिए 125 आ गया और कंपोजिशन के लिए मात्र 289 आ गया। बोलिए, कुछ दिमाग लगाइए, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो तो हम बताएंगे ही बताएंगे, हमारा काम है।
लेकिन थोड़ा सा आप बताइए। वो तो आईटीसी की बात छोड़ दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, ये 289 रुपया गवर्नमेंट को दे रहा है, तो क्या ये सेल परचेज का रिकॉर्ड रख रहा है? बोलिए, रख रहा है? क्या ये अपने लिए अकाउंटेंट को हायर कर रहा है? बोलिए। तो इसका सारा पैसा तो बच ही रहा है ना। लेकिन इसका क्या है, ये अकाउंटेंट को रखेगा, पूरा अपना स्टॉक मेंटेन कराएगा, सेल परचेज का पूरा रिकॉर्ड रखेगा। तो क्या इसके लिए कुशल और अकाउंटेंट रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? तो अकाउंटेंट फ्री में काम करेगा, पैसा लेगा कि नहीं लेगा? तो इसके लिए गवर्नमेंट ये कहता है कि आपको टैक्स लायबिलिटी भी प्राप्त हो रही है, प्लस आपको आईटीसी भी प्राप्त हो रही है, लेकिन इसको इसको कुछ नहीं दिया जा रहा है। तो आप आपसे टैक्स आपका 289 रुपया लिया जाएगा और आपसे मात्र 125 रुपया ही लिया जाएगा, क्योंकि आप अपनी पूरी स्टॉक को मेंटेन किए हैं, सेल परचेज का आपने रिकॉर्ड रखा है, टाइम टाइम से आपने जीएसटी पे किया है, और आपने एक कुशल अकाउंटेंट आपने रखा हुआ है, आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए आपका जीएसटी कम होगा और इनका जीएसटी क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है ना? बस यही होता है आपका रेगुलर और कंपोजिशन।